हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना ओसी का चैप्टर नंबर 1 चल रहा था और ऑलरेडी अपन ने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जो था 14 प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। देखो ये चैप्टर्स का वेटेज वाइज बात करो तो 10 मार्क का तो है ही वेटेज, 10 से 12 मार्क। अगर ऑब्जेक्टिव्स को काउंट करूँ तो 12 से 15 की वेरिएशन हो जाती है। इसके अंदर से क्वेश्चंस अच्छे से निकल के आते हैं और जनरली जो रिपीटेड क्वेश्चंस जो निकलते हैं हेनरी फ्योल वाला निकलता है, जो ऑलरेडी लास्ट सेशन में डिस्कस कर लिया था। जिन बच्चों ने वो वाले वीडियोस नहीं देखे, रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, किसकी राह देख रहे हो, जाके वो वीडियो जरूर देखिए। आज जो डिस्कस करेंगे और चैप्टर को कंक्लूड करेंगे जो होगा आपका फ्रेडरिक टेलर, जो साइंटिफिकली क्या करता है, डिफाइन करता है किसको, मैनेजमेंट को। लेट्स सी, देखो यहाँ पे आपको दिखता रहेगा ये कौन है, नथिंग बट अपना टेलर साहब है। एंड लेट्स सी, इसका इंट्रोडक्शन पार्ट है और उसके भी प्रिंसिपल्स है। अगर मैं बात करूँ ये चैप्टर्स के अंदर से नेक्स्ट क्वेश्चन आने की जो उम्मीद होती है, अगर हेनरी फ्योल पे उन लोग फोकस नहीं कर रहे, जो लास्ट ईयर हुआ था कि लास्ट ईयर उन लोग ने हेनरी फ्योल का क्वेश्चन नहीं पूछ के इन लोग ने किसका पूछ लिया था, टेलर का पूछ लिया था। तो अगर सेकंड क्वेश्चन जो मेरे हिसाब से मोस्ट फेवरेबल आता है, जो ये आता है किसके बाद, अगर हेनरी फ्योल वाला क्वेश्चन नहीं आता तो, अगर वो भी क्वेश्चन नहीं आता है तो वो अपन ने नेचर सिग्निफिकेंट जो पढ़े उसमें से क्वेश्चन आ सकता है। तो हार्डली 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर से, 4 में से अगर 1-2 भी आगे क्वेश्चन तो आपके लिए बल्ले बल्ले हो जाएगी। यस, चलो लेट्स स्टार्ट। टेलर was an American who started his career as a machinist in a Midwell Steelworks, Philippines, and gradually through his hard work and progress rose to the position of the chief engineers. For this contribution in development of management through he is known as a father of scientific management. ऑब्जेक्ट में ध्यान रखना बहुत बार आता है। फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट अपन ने पढ़ लिया था हेनरी फ्योल, बट फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट किसको दिया है, टेलर साहब को दिया है। लेट्स सी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। मतलब टेलर बोलता है, टेलर जो भी बोलेगा वो प्रैक्टिकली बोलता है, क्योंकि साइंटिफिकली दिया है। साइंस का मतलब ही होता है प्रैक्टिकल। यस, तो लेट्स सी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का पहला ही है साइंस एंड नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या बोलता है कि आपको ट्रायल एंड एरर मेथड फॉलो नहीं करना है, पर्सनल जजमेंट नहीं देना है। समझ में आ रहा है? जो भी आप क्या कर रहे हो, आप मेथड यूज कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो क्या होना चाहिए, 100% प्रैक्टिकली होना चाहिए। साइंस का मतलब ही क्या होता है, प्रैक्टिकल बॉस। ठीक है, इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग द ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी द रूल ऑफ थंब मेथड शुड बी सब्स्टिट्यूटेड विद द मेथड ऑफ डेवलपमेंट थ्रू अ साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ द वर्क। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो आपको रूल ऑफ थंब यूज नहीं करना है, मेथड पर्सनल जजमेंट नहीं देना है कुछ। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बेस्ड आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप मैनेजर हो, आपके एक्सपीरियंस, आपको 50 साल का एक्सपीरियंस है, आपको लग रहा है कि नहीं यार ये मेथड सूट नहीं करता, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, तो बात अलग है। बट एवरी टाइम आप अपना मेथड यूज नहीं कर सकते, पर्सनल जजमेंट नहीं ले सकते। रूल ऑफ थंब डिसीजन आर बेस्ड ऑन द पर्सनल जजमेंट ऑफ द मैनेजर. Taylor insisted upon the scientific method for every small work. This will help in saving the time and human energy and will result into the expected standard output. टेलर हर एक छोटी छोटी चीज पे क्या बोलता है, डिसीजन लेने के लिए बोलता है और हर एक चीज को एनालिसिस करने बोलता है कि भाई उससे कारण क्या होगा कि भाई आपकी एनर्जी भी बचेगी एज अ ह्यूमन और आपका काम भी अच्छे से निकल के आएगा और टाइम भी क्या होगा, सेव होगा। देखो आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आपको देखना है कि मुझे कितना टाइम लग रहा है। देख पहले तो ये डिसाइड करना है कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लग रहा है। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल सेम इंडस्ट्री है, बाजू में फैक्ट्री है उसकी, उसको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए 35 मिनट्स लगती है, तो अपने के लिए टारगेट क्या है, मैक्सिमम 35 मिनट। आप उससे कम कैसे कर सकते हो वो आप पे है। यस, चल सेकेंड है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. According to this principle, there should be harmony between the employee and management. This is a coordination will help to minimize a conflict between them. हमेशा एज अ मैनेजर, एज अ लीडर ट्राई करना है कि आप अपनी टीम को साथ में लेके चलो। समझ में आ रहा है?
टीम को क्या करो, साथ में लेके चलो। कोई भी डिस्प्यूट से एम्प्लॉइज के बीच में आप एज अ रिस्पॉन्सिबल बन के, आप एज अ लीडर बन के क्या करो, वो डिस्प्यूट को कम करो। क्योंकि अगर जितना कम डिस्प्यूट होगा एम्प्लॉइज के बीच में, जितना भाईचारा मतलब कोऑर्डिनेशन प्रॉपरली होगा, उतना अच्छा है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सब स्मूथ चल रहा है तो ऑर्गेनाइजेशन की जो एफिशिएंसी है, जो प्रोडक्टिविटी है, जो प्रॉफिट है, जो ग्रोथ है, वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट, मेंटर रिवैल्यूएशन। ऑफ कोर्स अब ये क्या बोलता है, टेलर इंट्रोड्यूस the concept of mentor revaluation. This principle focuses on the change in the attitude of the employees and management towards the each other. Of course, हमेशा देखते हो आप एज इन फ्यूचर में, अगर आप जॉब लेने जाओगे ना, तो आपका और आपके लीडर का, या तो फिर आप सुपीरियर का, बॉस का भी बोल सकते हो, उसका करंट सिचुएशन, मतलब करंट जो रिलेशन होगा, जो 1 मंथ में जो आप ज्वाइनिंग एज ए ज्वाइनिंग करोगे और 5 साल के बाद ज्वाइनिंग के बाद डिफरेंस देखना कितना होगा। मतलब आप फ्रेशर अगर कोई कंपनी में ज्वाइन हो रहे हो, आपके लीडर के साथ रिलेशनशिप और 5 साल के बाद जो रिलेशन होगा, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। दोनों का नजरिया चेंज हो जाए देखने का। ठीक है, नेक्स्ट, बोथ शुड बी रियलाइज दे आर इक्वल इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑफकोर्स दोनों को, सुपीरियर हो या तो जूनियर हो या तो सीनियर हो, दोनों को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है। पहले तो दोनों को यही माइंडसेट करना है कि मेरी इज्जत सेम है जितनी सुपीरियर की है। जूनियर को ये नहीं सोचना है कि मेरे से कुछ, मैं एक दिन नहीं आऊंगा तो मेरे कारण कंपनी बंद हो जाएगी, ये नहीं सोचना है। दोनों को अपना इंपॉर्टेंस इक्वली ट्रीट करना होगा। दे शुड गिव द फुल कॉपरेशन फॉर अचीविंग द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दोनों को, सीनियर जूनियर को क्या करना है, मिलके काम करना है। सीनियर है तो उसका मतलब ये नहीं कि मैं सीनियर हूं तो मैं क्यों उसके साथ बात करूं, मैं क्यों सामने से जाऊं, ये एटीट्यूड रॉन्ग एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड रखना ही नहीं है एज अ सुपीरियर। यस, this will be increasing the productivity and profit of the company. of course अगर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, प्रॉपर काम चलेगा, प्रॉपर कॉपरेशन मिलेगा किसको, जूनियर को, तो ऑफ कोर्स प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी कंपनी की और कंपनी का ग्रोथ होगा। नेक्स्ट बोलता है कॉपरेट एंड नॉट इंडिविजुअलिज्म। ये वाला प्रिंसिपल तुम लोग को याद है? इंडिविजुअलिज्म वाला किधर तो अपन ने पढ़ा था, किधर हेनरी फ्यूल में पढ़ा था कि भाई आपको इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के किसका, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट देखना है। एक प्रिंसिपल अपन ने दिखा था। यस, तो वो वहां पे क्लियरली हेनरी फ्यूल का भी कंसेप्ट क्लियर था कि आपको अपना बेनिफिट खाली नहीं देखना है, आपको ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल क्या करना है, बेनिफिट देखना है। मतलब आपको, अगर आप सीनियर पोजीशन पे हो तो आपको अपना अच्छा पैकेज मिल रहा है, आप अपना काम निकाल रहे हो, खत्म कर रहे हो, आप ना तो कॉपरेट कर रहे हो जूनियर को, जो भी नया ट्रेन बंदा आ रहा है उसको ना तो ट्रेन कर रहे हो, आप बोल रहे हो मेरी कंपनी थोड़ी है, मैं क्यों ठेका पाल के रखूंगा। ये एटीट्यूड रॉन्ग है, ये एटीट्यूड नहीं रखना है एज अ सुपीरियर। अभी बता रहा हूं कि एज अ सीनियर, एज अ सुपीरियर, एज अ लीडर, एज अ बॉस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अपने जूनियर को ट्रेन करना है, गाइड करना है। अगर कुछ रॉन्ग कर रहा है उसको राइट पाथ पे लेके आना है। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग बट इन शॉर्ट वन लाइन में मैं बोलने जाऊं, कोऑपरेट करना है। मतलब आपको अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट से बाहर निकल के आपको कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट देखना होगा। This principle emphasis on the mutual cooperation between the workforce, that is the employee and management. Due to the cooperation, trust, team spirit, etc., internal competition will turn into the healthy working environment. Of course, जब तक अगर अपना अंदर का मसला नहीं सोच लेगा, मतलब अंदर का मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, अगर विद इन ऑर्गेनाइजेशन सभी चीजें अच्छी चल रही है, मतलब प्रॉपर क्या मिल रहा है, गाइडेंस मिल रहा है, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मिल रहा है, प्रॉपर सपोर्ट मिल रहा है मैनेजमेंट से, तो फिर आप मार्केट में कम्पीट करने के लिए रेडी हो। बट अगर सपोज के अंदर ही झगड़ा झगड़ी चल रही है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही झगड़ा झगड़ी चल रही है, कोई स्ट्राइक पे चला जा रहा है, कोई आ नहीं रहा है, तो कहाँ कंपटीशन करोगे मार्केट के अंदर, और कंपनी बंद होने की नौबत पे आ जाएगी। यस, नेक्स्ट, दे शुड ट्रीट ईच अदर एज अ टू पिलर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों को समझना है कि भाई हम लोग क्या है, पिलर है। पिलर मतलब स्तंभ, जो आज जो मजबूती है ऑर्गेनाइजेशन को इतने मुकाम तक लेके आने के, हम दोनों का इक्वल इंपॉर्टेंट है। मैनेजमेंट, लीडर ये नहीं बोलेगा कि हम लोग के कारण ऑर्गेनाइजेशन इतने टॉप पे पहुंची है, ना तो जूनियर बोलेगा कि हम लोग के कारण इतनी टॉप पे पहुंची है। दोनों का इंपॉर्टेंट क्या है, सेम होगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। नेक्स्ट, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये वाला भी किधर पढ़ा था अपन ने, हेनरी फ्यूल के अंदर, कि आपको प्रॉपर ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करना है, डिवाइड करनी है।
तो साइंटिफिकली टेलर भी यही बोलता है कि जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या करना है, डिवीजन करना है, प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करना है, नहीं कि भाई एक ही बंदे पे आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे। अगर एक ही बंदे पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दोगे तो वो बाद में अल्टीमेटली वो हार मान जाएगा, क्योंकि एक बंदा एक चीज सब चीजें का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। यस, proper division of work should be always be accompanied with the division of responsibility between the manager and employee. Major planning is done by the top and middle level management authorities, whereas the employee are concentrating on its execution. जनरली जो प्लानिंग होता है वो जनरली टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, और उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, नथिंग बट आपके एम्प्लॉइज। इट हेल्प्स टू फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर एज वेल एज अ एम्प्लॉइज। लास्ट प्रिंसिपल है इसका, सिक्स प्रिंसिपल, डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय फॉर अ ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। ये प्रिंसिपल ही बोलता है कि अगर आप देखो, अगर आप अपने फर्म को या तो ऑर्गेनाइजेशन को लंबे तक लेके जाना चाहते हो, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो, तो आप अपना एम्प्लॉय स्टाफ जो है उसको क्या करो, वेल सफिशिएंट स्किलफुल रखो। स्किलफुल मतलब ट्रेंड करके रखो। भाई कुछ भी नई चीजें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या तो फिर मार्केट के अंदर आ रहा है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्ट रिलेट करता है या तो इनडायरेक्ट रिलेट करता है, तो वो प्रोडक्ट है, वो टेक्नोलॉजी है, वो क्या करो, अपने एम्प्लॉइज को सेमिनार्स हो गया या तो फिर बैचेस हो गए, उसके अंदर क्या करो, गाइड करो। समझ में आ रहा है कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो सेम बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑलवेज डिपेंड ऑन द स्किल एंड कैपेबिलिटी ऑफ इट्स एम्प्लॉइज एंड टू द ग्रेट एक्सटेंट, thus providing a training and development program to the employees whenever required is very essential। जब भी आपको लग रहा है कि मेरे एम्प्लॉइज को ये ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसका डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अफेक्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन पे, तो आपको क्या करना है, अपने एम्प्लॉइज को ट्रेन करना होगा। यस, तो ये 6 प्रिंसिपल्स हो जाएंगे किसके, अपने टेलर साहब के। वन सेकेंड रिपीट करेंगे, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, सेकेंड हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, मेंटल इवेल्युएशन, फोर्थ हो जाएगा कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, फिफ्थ डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिक्स डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई फॉर द ग्रेटर एफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। यस, तो ये 6 प्रिंसिपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो होगा आपका टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कि भाई ऐसी कौन सी टेक्निक है आपको अगर मैनेजमेंट करना है साइंटिफिकली। एग्जाम के लिए वंस अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर सपोज के साइंस के प्रिंसिपल्स नहीं आते तो उसके टेक्निक्स बहुत बार आया हुआ है। लास्ट 5 साल का पेपर उठा के देख लेना, उसमें से 5 साल में से 2 बार या तो 2 बार तो आया हुआ है, मतलब 20-30 का रेशियो है कि भाई आने के चांसेस है, उम्मीद है। तो प्लीज ये वाला क्वेश्चन को भी थोड़ा सीरियस लेना और ऑप्शन में मत रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी क्या बोलता है। सम ऑफ द मेजर टेक्निक ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट आर एज फॉलो। पहला तो वर्क स्टडी। देखो आज कोई भी प्रोजेक्ट आप चालू कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पहले समझो, पहले क्या करो, समझो कि मुझे क्या, पहले तो कौन सा कितना टाइम लगने वाला है ये प्रोजेक्ट के अंदर, टाइम के बाद कौन सा मेथड यूज करूंगा, ये क्या करना है आपको, वर्क स्टडी करना है। तो पहला टेक्निक हो जाएगा वर्क स्टडी। बिफोर असाइनिंग द वर्क टू अवेलेबल वर्कफोर्स, प्रॉपर वर्क स्टडी शुड बी डन बाय द मैनेजमेंट। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल कोई असाइनमेंट आ रहा है मैनेजमेंट के पास, वो मैनेजमेंट ऑफकोर्स मिडिल लेवल या तो अपने एम्प्लॉइज को देगा, लोअर लेवल को, तो वो जब भी देगा तभी पहले मैनेजमेंट को समझना है कि इसमें कितना टाइम लग सकता है, क्या मेथड यूज कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय, ये सब चीजें क्या करना है, वेल इन एडवांस में गाइड करनी है अपने जूनियर्स को। वर्क स्टडी कंसिस्टिंग ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिक एंड क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वेरियस एक्टिविटी और फंक्शन। पहला ये, उसके अंदर वर्क स्टडी के अंदर टाइम स्टडी, कि भाई आपको ऑब्जर्व करना है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए, ये टास्क कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इज नथिंग बट टाइम स्टडी। इट इज अ टेक्निक ऑफ ऑब्जर्विंग एंड रिकॉर्डिंग द टाइम टेकन बाय एन एम्प्लॉय टू कंप्लीट द गिवन टास्क। With the help of the time study, the precise time required for each element of the work is determined. सेकेंड है मेथड स्टडी, कि भाई टाइम स्टडी हो गया कि भाई अपने को इतना टाइम इन्वॉल्व होने वाला है ये असाइनमेंट के अंदर, ये टास्क के अंदर। बाद में आपको स्टडी करना है मेथड, कि भाई मैं कौन सी मेथड यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, इज नथिंग बट मेथड स्टडी। देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई भी काम कर रहे हो उसके लिए आपके पास 3-4 मेथड होगी, ऑफकोर्स होगी, और उसमें से बेस्ट मेथड आपको यूज करनी है, और जहां पे टाइम इन्वॉल्वमेंट कम और प्रोफिशिएंसी और बोल सकते हो एफिशिएंसी क्या हो जाए, ज्यादा निकल के आए, वो वाली मेथड आपको क्या करनी है, चूज करनी है। देयर आर ऑलवेज वेरियस मेथड ऑफ द कंप्लीटिंग द टास्क फॉर द बेस्ट क्वालिटी एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस
आइडेंटिफाई द बेस्ट मेथड ऑफ द डूइंग पर्टिकुलर जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट बट अ चैलेंजिंग टास्क फॉर द मैनेजर। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होंगे बट आपको जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस होगा और जो टाइम कंज्यूमिंग कम होगा वो क्या करना है, मेथड चूज करना होगा। नेक्स्ट उसके अंदर आता है मोशन स्टडी। अब ये मोशन स्टडी क्या होता है, द स्टडी ऑफ द रिक्वायर्ड मोशन मीन्स द मूवमेंट ऑफ एन एम्प्लॉय एज वेल एज अ मशीन व्हाइल कंप्लीटिंग द पर्टिकुलर टास्क इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ कोर्स क्या आज कोई भी टास्क है उसके अंदर मतलब मूवमेंट कैसे करेगा कौन, एम्प्लॉइज मतलब ह्यूमन बींग और मशीन नथिंग बट आप नॉन ह्यूमन बींग बोल सकते हो या तो फिर आप बोल सकते हो मशीनरी नॉर्मली। तो अगर सपोज कि उन लोगों का मूवमेंट क्या होगा ये टास्क कंप्लीट करने के लिए। Next, it is helpful in eliminating the unnecessary motions and finding the best method of doing the particular job. Of course, बहुत सारे hurdles मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। अभी ह्यूमन की बात करूँ तो भाई ह्यूमन बीइंग चांसेस कम होता है एज कम्पेयर टू मशीन में चांसेस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो एक नॉन ह्यूमन है और मशीन इज लाइक अ टेक्नोलॉजी है कि भाई कभी कभी क्या होगा या तो क्योंकि वो डिपेंड होता है इलेक्ट्रिसिटी पे फर्स्ट हो कि इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ही वो मशीन चलेगा या तो फिर कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके अंदर। तो ये सब चीज के कारण आपको क्या करना है, पहले से स्टडी करके रखना है उसका मोशंस क्या होगा, उसका मूवमेंट कैसे करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मोशन स्टडी। नेक्स्ट है फैटिग स्टडी। ऑफ कोर्स इसका मतलब होता है कि भाई आप जब भी कोई एम्प्लॉइज को कोई काम दे रहे हो तो उसका मतलब ये नहीं कि टास्क कंप्लीट करने के चक्कर में आप उसको 6 घंटा रगड़ो तो कंटिन्यूअस 6 घंटा, क्या आप बोलो 6 घंटा के बाद लंच करो, ऐसा नहीं होता है भाई। इज नथिंग बट फैटिग स्टडी। आपको प्रॉपर वर्क अलोकेट करना है, टाइम देना है, पर्सनल टाइम भी उनको देना है, उसका प्रॉपर ब्रेकफास्ट लंच टाइम देना है, ब्रेकफास्ट टाइम देना है, ब्रेक देना है, ये सब चीजें भी आपको ध्यान में रखनी होगी। जनरली लॉन्ग वर्किंग आर विदाउट सफिशिएंट break target pressure, heavy working tools and poor working condition result into the physical and mental stress is nothing but fatigue। उसका मतलब ही क्या होता है, अगर आप प्रेशर कर रहे हो टारगेट, सेल्स वाले को आप बोलते हो कि नहीं इतना टारगेट होना चाहिए, आप खाओ ना कुछ भी करो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है, आप जैसे मैनेजमेंट करना है करो, ऐसा नहीं होता है बॉस। आप एज अ लीडर आपको प्रॉपर गाइड करना है क्योंकि आप लीडर किसके लीडर क्यों बनाए गए, मैनेजर क्यों बनाए गए आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि आप अपने जूनियर को क्या करो, प्रॉपर गाइड करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा फैटिग स्टडी। सेकंड टेक्निक बोलता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो भी आप टूल्स क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो और मेथड यूज कर रहे हो वो प्रॉपर मेथड होनी चाहिए, एफिशिएंट मेथड होनी चाहिए और टाइम कंज्यूमिंग कम होना चाहिए। With the result of the experiment conduct at a workplace, Taylor advocated the standardization of tools and equipment. Standardization, working environment and method of the production helps to reduce the spoilage and wastage of the material, cost of production and fatigue among the workers and it improve the quality of work। जो भी मेथड आप यूज कर रहे हो, टेलर बोलता है आप जो भी मेथड यूज कर रहे हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉपर मेथड यूज करना है आपको, उसमें से एफिशिएंसी निकल के आनी चाहिए, कॉस्ट कट होना चाहिए जितना हो सके और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, प्रॉफिट अच्छा बढ़ेगा तो कंपनी ग्रो करेगी। नेक्स्ट साइंटिफिक टास्क सेटिंग। मैंने तुम लोगों को बोला कि जो भी टास्क है उसको पहले से आपको आप बोलोगे देख लूंगा मैं, ऐसा नहीं होता है बॉस। एक छोटा सा डिसीजन आपके पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे फाइनेंशियल इंपैक्ट ला सकती है। तो आपको ऐसा कोई भी टास्क ऐसा हवा में नहीं लेना, आपको प्रॉपर प्लानिंग करना है। तो क्या हो जाएगा साइंटिफिक टास्क सेटिंग। जो भी आपको टास्क दिया है उस पर रिसर्च करो पहले, उसके बाद क्या करो उसको एग्जीक्यूट करने की ट्राई करो। टेलर एम्फासिस दैट द नीड फॉर फिक्सिंग द फेयर डेज वर्क। साइंटिफिक वर्क सेटिंग इज टू इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट द एम्प्लॉय फ्रॉम द डूइंग वर्क मच बिलो देयर कैपेसिटी। ऑफ कोर्स बहुत टाइम ऐसा होता है कि भाई अपना ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉय आइडल बैठे, आइडल मतलब फ्री बैठे, क्यों? क्योंकि आपने प्रॉपर टास्क मैनेजमेंट किया ही नहीं है, मतलब आपने पहले स्टडी किया ही नहीं है। आप वो सपोज के फॉर एग्जांपल 3 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट तीसरा डिपार्टमेंट दूसरे पे डिपेंड है, दूसरा वाला पहले पे डिपेंड है। मतलब पहला वाला जब तक काम नहीं करेगा तब तक दूसरा वाला ऐसे बैठा रहेगा और तीसरा वाला डिपार्टमेंट भी ऐसे बैठा रहेगा। तो आप पहले से प्लानिंग करो कि भाई तीनों साइमल्टेनियसली कैसे काम कर सकते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस। चलो नेक्स्ट साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स आपको प्रॉपर ट्रेन करना है अपने एम्प्लॉइज को। लेट्स सी, देखते हैं। मैनेजमेंट कैन सिलेक्ट द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब बाय यूजिंग द साइंटिफिक सिलेक्शन प्रोसीजर। इट नीड्स टू बी फिक्स द जॉब स्पेसिफिकेशन एज पर द रिक्वायरमेंट। मैंने तुम लोग को पहले बोला था, ये एवरी फॉल में भी अपन ने डिस्कस किया था।
राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस वाला, कि आप जो भी बंदे को हायर कर रहे हो उसकी स्किल क्या है, उसकी कैपेबिलिटी क्या है। अगर आपने ऐसा उसको अकाउंटेंट जॉब पे रखा है तो आप उसको आईटी का काम दे रहे हो, तो कैसे एफिशिएंसी निकल के आएगी। दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा है, मतलब ना तो वो अपना बेस्ट दे पा रहा है एम्प्लॉयज क्योंकि वो अकाउंट में एक्सपर्ट है, आपने उसको आईटी में डाल दिया, ना तो वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ बेस्ट करके देगा। क्योंकि वो बंदा तो बोलेगा ना कि भाई मैंने तुम लोग को जॉब जब इंटरव्यू दिया था तभी मैंने एज अ अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए दिया था, बट नाउ एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप मुझे आईटी में डाल रहे हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। यस, नेक्स्ट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। In this concept of the teller, planning is separated from the implementation. That means planning is done by the different people and actual work is supervised by the different people. Organization में ऐसे होता है कि प्लानिंग जो करते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, सीईओ लेवल पे, बट उसको एग्जीक्यूट कौन करता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट, मतलब जूनियर वाले, मिडिल लेवल या तो लोअर लेवल बोल सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 3 लेवल होते हैं, टॉप, मिडल और लोअर। तो जो प्लानिंग लेवल होता है वो प्लानिंग लेवल पे जो करते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं, बट उसको इंप्लीमेंटेशन कौन करता है, मिडिल लेवल और लोअर लेवल करते हैं। तो जो भी आप टॉप लेवल मैनेजमेंट प्लानिंग करते हैं वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, गाइड करना चाहिए मिडिल लेवल को और लोअर लेवल, क्योंकि लोअर लेवल ने तो प्लानिंग की ही नहीं है तो उसको तो मालूम ही नहीं है कि क्या कैसे करना है, क्या करना है। वो गाइडेंस अगर ऊपर से आएगा तो ही वो क्या कर पाएगा, प्रॉपर इंप्लीमेंट कर पाएगा। He recommended a total 8 format to control the various aspect of production. They are categorized as follow. देखो उन्होंने 8 चीजें एक्सप्लेन की है, किसने, ही मतलब ये टेलर भाई ने, उन्होंने 8 एक्सप्लेन की है कि ये टोटल 8 फॉर्मेट है, मतलब प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, टू कंट्रोल द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द प्रोडक्शन। लेट्स सी क्या क्या है 8। देखो 4 प्लानिंग लेवल पे बोला है और 4 इंप्लीमेंटेशन लेवल पे बोला है। लेट्स सी प्लानिंग लेवल पे जो कौन करता है, जनरली टॉप मैनेजमेंट करते हैं। और इंप्लीमेंटेशन लेवल पे जो करते हैं वो जो जनरली लोअर लेवल वाले होते हैं। लेट्स सी प्लानिंग लेवल पे रूटीन क्लर्क टेल हाउ वर्क मूव फ्रॉम द वन मशीन टू अनदर मशीन। ऑफ कोर्स प्लानिंग लेवल पे आपको एडवांस में बताना है कि कैसे मूव करेगा काम। इंस्ट्रक्शन क्लर्क रिकॉर्ड द इंस्ट्रक्शन टू कंप्लीट द वर्क। आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस देना है अपने लोअर लेवल मैनेजमेंट को कि कैसे आपको टास्क कंप्लीट करना है विद इन टाइम। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क डिटरमाइन द टाइम इन विच द वर्क शेड्यूल टू बी कंप्लीटेड एंड वर्क आउट द कॉस्ट। ऑफ कोर्स आपको वो भी बताना है कि कितने टाइम में काम खत्म होगा और कितना कॉस्ट लगना चाहिए मैक्सिमम। नेक्स्ट डिसिप्लिन, मतलब एंश्योर दैट वर्कर्स आर वर्किंग एज पर द फैक्ट्री रूल। आपको ऐसा ध्यान रखना है टॉप लेवल मैनेजमेंट कि जो भी एम्प्लॉइज ये काम पे लगा है उसको प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाना है। मतलब प्रॉपर डिसिप्लिन सिखाना है मतलब वो प्रॉपर फैक्ट्री के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको क्या करना है, वॉच करना है। इंप्लीमेंटेशन लेवल पे आ जाते बात करते हैं। पहला है गैंग बॉस, एक्चुअली गेट द वर्क डन, पहले तो काम खत्म करना है। स्पीड बॉस, एंश्योर दैट वर्क इज कंप्लीटेड इन स्पेसिफाइड टाइम। जो भी टॉप मैनेजमेंट ने बोला है कि इतने टाइम में काम खत्म करना है, मतलब खत्म करना होगा। रिपेयर बॉस, हैंडल द सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ मशीन। और इंस्पेक्टर, एंश्योर दैट वर्क इज डन एज पर द स्पेसिफाइड स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड सेट किया है, मतलब क्वालिटी बोल सकते हो, उसके हिसाब से क्या हुआ, काम खत्म हुआ है। According to Taylor, with the help of the proper division of all the activity into the planning and implementation, management can be definitely achieve the required performance from the employees. अगर टेलर बोलता है कि अगर प्रॉपर प्लानिंग हुआ प्लानिंग लेवल पे और इम्प्लीमेंटेशन लेवल पे तो ऑफकोर्स काम अच्छे से निकल के आएगा। और लास्ट पॉइंट बोलता है, लास्ट टेक्निक बोलती है डिफरेंशियल पीस रेट वेजिस प्लान। मतलब कि सर्टन टाइम्स ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज है जहाँ पे पीस रेट बेसिस पे क्या करते हैं, उन लोग को वेजिस देते हैं। मतलब तूने एक आवर्स में 100 पीस निकाल दिया तो तेरे को इतना अमाउंट, अगर 2 आवर्स में इतना निकाल दिया तो इतना, मतलब तूने उससे ज़्यादा निकाला तो तुझे ज़्यादा वेजिस मिलेगा, मतलब सैलरी बोल, वेजिस मतलब मजदूरी। तो इसके कारण क्या होता है कि एम्प्लॉय मोटिवेट होता है कि वो उसको मालूम है कि मैं जितना ज़्यादा मेहनत करूंगा उतना ज़्यादा मुझे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल पीस रेट वेजिस प्लान। रेम्यूनरेशन शुड बी फिक्स इन सच अ वे दैट एवरेज वर्कर इज मोटिवेटेड टू अटेन द स्टैंडर्ड आउटपुट। आपको एटलीस्ट रेम्यूनरेशन ऐसा डिसाइड करना है कि भाई जो नॉर्मल एम्प्लॉयज है उतना काम तो वो निकाले, कि भाई वो आइडल ना बैठा रहे।
मतलब फ्री ना बेटर है। यस, टेलर सजेस्टेड दैट a differential piece rate wages system higher the rate are offered to the employees who complete the work more than the standard quantity under this system। मतलब वो एम्प्लॉय, टेलर बोलता है कि वो एम्प्लॉय को ज्यादा पे करो जो स्टैंडर्ड, मतलब जो सपोज कि फॉर एग्जांपल ए एंड बी है, एग्जांपल समझो ए एंड बी है, यहाँ पे ए मिस्टर ए, यहाँ पे मिस्टर बी है। ये पूरे दिन में सपोज कि फॉर एग्जांपल 1000 पीस निकालता है, ठीक है, बी 2000 पीस निकालता है। तो मतलब और ओवरऑल देखेंगे तो जनरली सभी एम्प्लॉइज 1000 पीस ही निकालते हैं, स्टैंडर्ड, मतलब एक स्टैंडर्ड है कि सब एम्प्लॉइज 1000 पीस ही निकालते हैं। बट वहां पे बी क्या कर रहा है, 2000 पीस निकाल रहा है, तो उसको क्या कर दो, हायर वेजेस दो। अगर इसको हायर देंगे तो इसको देख के ये भी क्या करेगा, ट्राई करेगा ज्यादा से ज्यादा क्या करने का, पीस निकालने का, मतलब क्वांटिटी निकालने का बॉटम ऑफ द लाइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा डिफरेंशियल पीस रेट वेजेस प्लान। मतलब इससे क्या होता है, इससे दोनों को बेनिफिट है, किसको, एम्प्लॉई को और एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉई को अपना ज्यादा रेम्यूनरेशन मिलेगा, सॉरी ज्यादा वेजेस मिलेगा, और ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा क्वांटिटी, ज्यादा सेल तो प्रॉफिट ज्यादा और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ, ठीक है। तो थैंक यू, यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में अपन एक्सरसाइज को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, और चैप्टर को पूरी तरह क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ तुम लोग को समझ में आएगा रहेगा। इफ यू एनी डाउट बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए। और तुम लोग को मालूम है ऑलरेडी अकाउंट्स, इंग्लिश, एसपी सब चालू हो गया है। डिस्क्रिप्शन में जाके सभी वीडियोस जरूर देखिए और अपने सभी फ्रेंड्स में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।